जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज के इस वीडियो में सीटेट 2024 के पेपर को साथियों पूरी तरीके से खत्म करेंगे। यानी कि जो भी आपका साथियों पेपर है सीटेट 7 जुलाई का, यानी कि 7 जुलाई को साथियों जैसे ही आपसे सीडीपी पूछी जाएगी तो साथियों यहां पर मैंने पूरी सीडीपी के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए। मेरा मानना है साथियों कि अगर आप इन 50 टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि 30/30 आप स्कोर बहुत आराम से साथियों कर लेंगे, क्योंकि मैंने साथियों यहां पर आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा है, पूरी सीडीपी को कंप्लीट कर दिया है साथियों आज की इस वीडियो में। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप अपना लेवल चेक कीजिएगा और देखिएगा कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। क्या 50 में से साथियों कम से कम 20 से 22 सवाल आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। देखिए, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। अगर कोई बच्चा साथियों नर्सरी कक्षा से शुरुआत कर रहा है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या चीज होगी? क्या उसके लिए प्रिय मित्र जरूरी होंगे? तो नर्सरी कक्षा का कोई बच्चा उसके लिए क्यों होगा? पड़ोस भी इतना जरूरी नहीं होगा, इतना जरूरी उसके लिए विद्यालय भी नहीं होगा जितना जरूरी उसके लिए परिवार होगा। तो कुल मिला के आंसर यहां पर अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चुना था तो बिल्कुल सही हो जाता। उसके बाद देखिए, कक्षा 5th यानी कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या होना चाहिए? यानी कि देखिए, अगर कोई क्लास 5th में है और उसकी थोड़ी सी नजर कम है तो उस बच्चे के लिए अगर बात करें साथियों, क्या निम्न स्तर के कार्य के लिए उसको क्या माफ कर दोगे आप? मतलब जो उसको होमवर्क दोगे उसके लिए माफ कर दोगे? नहीं साथियों, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए जिसका न्यून दृष्टि हो, जिसकी नजर कम हो, या कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए उससे, एवं ऑडियो सीडी के जरिए उसको सहायता प्रदान करनी चाहिए, या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो मैं कहूंगा साथियों इस क्वेश्चन का सबसे सटीक और सबसे सही जवाब जो बैठता है वो ऑप्शन नंबर 3 वाला बैठता है। तो यहां पर भी आपने अगर ऑप्शन नंबर 3 का चयन किया था तो बिल्कुल सही किया था। उसके बाद देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सबसे सही है? बताइए साथियों। देखिए, सारे बच्चे एक जैसे होते तो हम नहीं कह सकते सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। एक क्लास होती है, क्या उसमें सारे बच्चे एक से होते? नहीं साथियों, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर चारों विकल्पों में से सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 4 वाला है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा साथियों एक तरीके से विशिष्ट होता है, एक तरीके से स्पेशल होता है। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर 4 था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या अनुवांशिकता? बताइए। तो इसको साथियों देखिए, इसको अभिवृद्धि कहा जाता है, यानी कि जो शारीरिक वृद्धि है, विकास है, इसको एक तरीके से क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि कहा जाता है। ये आपके सीटेट एग्जाम में साथियों पूछा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना शुरू करता है साथियों, बताइए किस में? क्या धर्म में? देखिए, अगर कोई 6 से 10 साल का भी अगर कोई बच्चा है तो वो धर्म में तो साथियों नहीं रुचि लेगा इतनी जल्दी, मानव शरीर में बिल्कुल नहीं, यौन संबंध में तो बिल्कुल नहीं साथियों, लेकिन हाँ जब उसकी उम्र साथियों 6 से 10 साल तक होती है तो वो विद्यालय में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगता है और वो स्कूल जाने के लिए कहने लगता है। आप भी देखते होंगे साथियों, जो 6 साल के बच्चे हैं जिनका भी हो सकता है एडमिशन ना हुआ हो, तो हो सकता है जो 4 साल के 5 साल के बच्चे होते हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ होता है, तो वो लोग कहते हैं कि मम्मी मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये 6 से 10 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट साथियों लेने लगते हैं विद्यालय में। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है क्या है साथियों? बताइए। तो क्या बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र सिर्फ शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना है? तो मैं कहूंगा नहीं, सिर्फ शैशवावस्था। क्या गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना है, या सिर्फ बालावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना है, या बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र गर्भावस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना है? तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर 4 है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए आपकी क्लास का एक ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आप क्या करेंगे? तो आप शिक्षण विधि को बदलेंगे, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएंगे, या कक्षा से चले जाएंगे, या कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करेंगे? देखिए, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब या तो ए लग रहा है साथियों या आपका 2 लग रहा है,
1 लग रहा है, 2 लग रहा है। शिक्षण विधि को बदलने की कोशिश करेंगे या दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएंगे। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, देखिए शिक्षण विधि को थोड़ा सा बदलने की कोशिश भी करेंगे और दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके लाकर बच्चों को रुचिकर बनाएंगे साथियों। आंसर आपका जाएगा 2 के साथ। चलिए उसके बाद देखिए शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं साथियों, बताइए क्या क्या अंग होते हैं। देखिए क्या अगर बात करें शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक अंग नहीं होता है तो बिल्कुल होता है। पाठ्यक्रम भी एक अंग होता है और जब पाठ्यक्रम होता है तो विद्यार्थी भी एक अंग होगा। यानी कि कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अभी तक साथियों लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। देखिए यहां पर अगर बात करें कोहलबर्ग का सिद्धांत इनमें से किस विकास के यानी कि किसके विकास से संबंधित है साथियों, बताइए। तो कोहलबर्ग का जो साथियों सिद्धांत इन्होंने दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, यहां पर साथियों थोड़ा सा आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या आप लोग देख पा रहे होंगे साथियों, थोड़ा सा दिक्कत आपको लगे, इसको साथियों कट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, इसको आप एक तरीके से कट कर देंगे। आपका क्वेश्चन साथियों ये बनेगा, यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, ये आपका सही होगा। या अगर बात करें साथियों अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी, या प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो मैं कहूंगा साथियों जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करके नामित करे। तो ये काम तो साथियों कभी करना ही नहीं है, ये काम कभी नहीं करना है साथियों, गलत हो जाएगा। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। या साथियों अगर बात करें विद्यार्थियों के लिए कठोर, देखिए कठोर नियम तो बनाना ही नहीं है, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। और शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके अपनाएं, तो ये भी सही नहीं लग रहा है। यानी कि कुल मिला के आपका सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, क्योंकि अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को समझें। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर 2 था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करें शिक्षक की डांट से बचने के लिए ऐसा करते हैं, या दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर ऐसा करते हैं, या अपनी रुचि से ऐसा करते हैं, पुरस्कार के लिए ऐसा करते हैं। देखिए तो जो सबसे पॉजिटिव यहां पर आंसर होगा वो आपको चुनना है। बच्चे जब सबसे ज्यादा सृजनशील होते हैं, देखिए तो जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो अपनी रुचि से साथियों भाग लेंगे। क्या? अपनी रुचि से भाग लेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा 3 के साथ, क्योंकि यहां पर सृजनशील बच्चों की बात की जा रही है। और सृजनशील बच्चे अगर किसी कंपटीशन में किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो किसी डांट के डर से नहीं, किसी प्रेशर में आकर नहीं, किसी पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि अपने इंटरेस्ट के लिए साथियों लेते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं, बिल्कुल हैं। इसे शिक्षक के द्वारा परेशानी के रूप में देखा जाना चाहिए तो नहीं, समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए तो नहीं, संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, या बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं कहूंगा साथियों संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। चलिए यहां अगर बात करें विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षक और विद्यार्थियों की असफलता की सूचक हैं, या उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या कठोरता। देखिए कठोरता शब्द है तो उसको कट कर देंगे। आंसर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। देखिए विद्यार्थियों द्वारा अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है या कोई त्रुटि कर रहा है तो ये उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
क्लास। अब उसके बाद देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी को स्मरण से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाए, या समझ से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाए, या सृजन से जुड़े प्रश्नों पर, या विश्लेषण से जुड़े प्रश्नों पर। तो मैं कहूंगा साथियों जो सृजन से संबंधित साथियों प्रश्न होते हैं, यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाना चाहिए। राइट आंसर आपका 3 के साथ जाएगा। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे किशोर अवस्था आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कि विकास की किशोर अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे चिंतन प्रारंभ होने के लिए पूर्व अनुभव आवश्यक है तो नहीं, भाषा नहीं, तर्क नहीं, बल्कि समस्या आवश्यक, यानी कि चिंतन तभी होगा साथियों जब समस्या होगी। तो कुल मिला के राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर 4 है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है, यानी कि अगर उनको दंड दिया जाता है तो क्या उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, नहीं, बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, नहीं, उनके अंकों में सुधार करना तो नहीं, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। यानी कि अगर किसी बच्चा को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड दिया जाता है तो इसका परिणाम जो होता है ना वो उनके खुद के प्रति अवधारणा नष्ट हो जाती है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है सीखने की सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है साथियों बताइए, यानी कि जो सीखने का अर्थ है वो क्या है बताइए। तो कुल मिला के कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन, या व्यक्तिक समायोजन। तो मैं कहूंगा साथियों सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वो व्यवहार में परिमार्जन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। वाणी दोष नहीं है इसमें बताइए, यानी कि इसमें से वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। अगर कोई अस्पष्ट उच्चारण कर रहा है तो वो साथियों दोष माना जाएगा, वाणी दोष माना जाएगा। धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है, ठीक है ना, या हकलाना, और देखिए हकलाना तुतलाना भी एक तरीके से वाणी दोष होता है, और तीव्र अस्पष्ट वाणी बोलना भी एक तरीके से वाणी दोष होता है। इसमें से पूछा गया वाणी दोष कौन सा नहीं है, तो मैं कहूंगा धीमी गति से अगर कोई बोल रहा है या तेज गति से बोल रहा है तो इसको वाणी दोष साथियों नहीं कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अगर बात करें कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा प्रदर्शित कर रहा है। तो बच्चा क्या प्रदर्शित कर रहा है साथियों बताइए। देखिए बच्चों को दिक्कत हो रही है भाषा को पढ़ने में, यानी कि कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ने में उसको दिक्कत लग रही है, तो इसमें साथियों पठन संबंधी अक्षमता ही तो होगी। यानी कि पढ़ने में अगर दिक्कत आ रही है साथियों तो लेखन अक्षमता क्यों होगी, गणितीय अक्षमता क्यों होगी, गति समन्वय अक्षमता क्यों होगी, उसको पठन क्षमता अक्षमता ही होगी, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिसलेक्सिया, ठीक है ना। तो दोनों ही चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, ज्यादातर ये डिसलेक्सिया आता है, पठन अक्षमता कम आता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, यहां पर अगर बात करें कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कों को निरुत्साहित करना चाहिए, लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो यहां पर सबसे अच्छा आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, यानी कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से अगर बचना है तो शिक्षक को साथियों लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर अगर बात करें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थियों और अध्यापक का आवश्यक अनुपात क्या होना चाहिए। देखिए अगर साथियों टीचर और स्टूडेंट का अनुपात जो होता है साथियों वो कितना होता है, अगर टीचर 1 है तो स्टूडेंट 30 होंगे, यानी कि साथियों एक टीचर पर 30 स्टूडेंट होते हैं या 30 स्टूडेंट पर एक टीचर होते हैं। तो यहाँ पर 30 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थी और अध्यापक का आवश्यक अनुपात साथियों 30 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि जब बच्चा फेल हो जाता है
तो इसका मतलब क्या होता है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं। बच्चा फेल हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना पढ़ाई के लिए योग्य ही नहीं है, गलत हो जाएगा। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, या बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन की तो बात आ जाए उसको कट कर दो, व्यवस्था फेल हुई, तो मैं कहूंगा साथियों अगर बच्चा फेल हो रहा है तो मैं कहूंगा साथियों वो टीचर फेल है, वो व्यवस्था फेल है, वो स्कूल फेल है। यानी कि बच्चा अगर फेल हो रहा है तो बच्चे की कोई गलती नहीं है साथियों, वो टीचर की गलती है। ये आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पर, और यही आप आंसर लगाएंगे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये देखिएगा। देखिए उसके बाद देखिए अगर बात करें शिक्षण से अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है साथियों सीखना, ठीक है ना। अधिगम का मतलब होता है सीखना, अधिगम का मतलब होता है साथियों लर्निंग, ठीक है ना। लर्निंग इसका मतलब होता है। देखिए शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, तो परिवर्तन साथियों हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, तो परीक्षा पर तो बिल्कुल भी केंद्रित नहीं होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है यहाँ की। सीटेट में जो आपसे पूछा जाता है वो आपको ध्यान रखना है कि कभी रटने को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाई नहीं जानी चाहिए साथियों, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। यानी कि जो शिक्षा पद्धति अपनाई जानी चाहिए वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति साथियों अपनाई जानी चाहिए। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका भी आंसर कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वो कौन सा स्थान है जहां बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, बताइए। चलिए तो अगर मैं आपसे कहूं खेल का मैदान वो चीज है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण की अगर बात करें, या सभागार या घर, तो मैं कहूंगा साथियों विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण। यानी कि वो कौन सा स्थान है, तो विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण जहां बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। आंसर आपका जाएगा 2 के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है साथियों। देखिए कौन सा, अब हम सबसे पहले पता क्या देखेंगे, देखिए हम साथियों सबसे पहले ये देखें कि इनमें से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण है। तो कौन कौन से हैं साथियों, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, या वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो ये साथियों बुद्धिमान बच्चे की विशेषता है, लक्षण है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये भी साथियों बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है, विशेषता है। और वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वो भी साथियों क्या है, ये भी एक साथियों विशेषता है। लेकिन देखिए जो लंबे लंबे निबंध होते हैं ना, इनको बहुत जल्दी रट लेना कोई बहुत बड़ी एक तरीके से ये विशेषता नहीं है बुद्धिमान बच्चे की। तो कुल मिलाकर और सबसे नेगेटिव काम ही है साथियों, नेगेटिव काम है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अगर बात करें कि भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल, धारा, सभा, इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया, बताइए। तो किसके द्वारा साथियों, किसके द्वारा अगर बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि भारत के शैक्षिक इतिहास में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल, धारा, सभा, इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है, जो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, इसका मतलब साथियों क्या है, तो छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, या छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना। बिल्कुल साथियों मैं कहूंगा कि मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है साथियों, कि मूल्यांकन का मतलब यही होता है कि छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना ही साथियों मूल्यांकन कहलाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा के लिए महात्मा गांधी जी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों हास्य कला, यानी कि हस्तकला की जब हम बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे हस्तकला पर साथियों महात्मा गांधी जी के द्वारा बल दिया गया था। यानी कि बेसिक शिक्षा के लिए महात्मा गांधी जी ने पाठ्यक्रम पर बल दिया था, तो हस्तकला केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल दिया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अगर बात करें कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, वो क्या कर रहा है साथियों, बताइए।
वो क्या कर रहा है, वो सीखने का आकलन कर रहा है, वो सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, या सीखने के समय का आकलन कर रहा है। तो मैं कहूंगा साथियों कि सीखने के लिए आकलन कर रहा है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, ठीक है ना, आकलन कार्य करते हैं, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है, क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। और भाई वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के लिए अंतर्गत कार्य कर रहे हैं तो ये थोड़ी ना होगा। उसके अलावा अगर बात करें, उन्हें प्रत्येक विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, या विद्यार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, या व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो मैं कहूंगा सबसे सही और सबसे सटीक आपका जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं साथियों क्या, तो कोहलबर्ग ने क्या संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए हैं, तो मैं कहूंगा नहीं, शारीरिक विकास के चरण दिए हैं, तो मैं कहूंगा नहीं, संवेगात्मक विकास के चरण दिए हैं, तो मैं कहूंगा नहीं, साथियों नैतिक विकास के चरण दिए हैं, यानी कि कोहलबर्ग के द्वारा साथियों नैतिक विकास के चरण दिए गए हैं। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर 4 के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है साथियों, बताइए। चलिए तो यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें साथियों कि कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है, तो क्या कक्षा कक्ष जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और विद्यार्थियों को उन्हें याद करने को कहा जाता है, ये स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। तो क्या एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन हो, देखिए ये तो कभी आपको सही करना ही नहीं है जिसमें लिखा हो पाठ्य पुस्तक एकमात्र साधन है सीखने का, वो हमेशा गलत होता है। उसके बाद लिखा हुआ साथियों कि एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, या एक कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है, तो ये भी नहीं साथियों, दंड तो आना ही नहीं चाहिए। तो कुल मिला के सबसे सटीक और सबसे सही आपका जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर 3 था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, तो क्या उत्प्रेरित करना होगा साथियों, बताइए। रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, तो रटवाना तो कभी नहीं है साथियों। दंडात्मक उपाय का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, तो दंड भी कभी नहीं देना साथियों, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके, तो अंक पर बहुत ज्यादा आपको नहीं ध्यान देना है, परीक्षा पर कभी आपको ध्यान नहीं देना, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कभी नहीं, मैंने गलत बोल दिया। उसके बाद लिखा है कि सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा कि सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। राइट आंसर आपका 4 के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है साथियों, बताइए। तो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का इनमें से साथियों कौन सा उदाहरण है, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। देखिए बच्चों का क्या निरंतर लगातार तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं। क्या बच्चे को शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं। क्या बच्चे की प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं या कक्षा होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए सीटेट की एग्जाम की अगर बात करें ना साथियों, सीटेट एग्जाम की साथियों जब हम बात करते हैं तो इसमें नेगेटिव ऑप्शन साथियों जो आपके सामने आ जाए ना उसको कट कर दीजिए। अगर किसी भी ऑप्शन में साथियों दंड की बात की गई है उसको कट कर दीजिए, या किसी में बहुत ज्यादा बच्चा हर कुछ कार्य कर रहा है उसको पुरस्कार दिया जा रहा है, तो वो भी सही नहीं होता साथियों। और तुलनात्मक मूल्यांकन की अगर बात करें साथियों, वो भी एक तरीके से बहुत ज्यादा मतलब सही नहीं होता है, ठीक है ना। और मानक परीक्षाओं जैसा अगर शब्द आ जाए, क्या शब्द आ जाए साथियों, मानक परीक्षा ली जाए बच्चे की, ये भी
सही नहीं होता है। तो कुल मिला के अगर आप लोग ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको क्या बताया था। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है साथियों बताइए। तो मध्य बचपन का समय, या उसके अलावा अगर बात करें वयस्क अवस्था, या प्रारंभिक बचपन का समय, या जन्म पूर्व का समय। तो मैं कहूंगा साथियों प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है ना, ये भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए सीटेट एग्जाम की साथियों जब हम बात करते हैं, आप सभी को पता है साथियों कितने सब्जेक्ट आते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं। मेरा मानना है साथियों कि आप सभी जो लोग भी जनरल कैटेगरी हैं उनको 150 प्रश्नों में से साथियों 90 प्रश्नों को बिल्कुल सही करना होता है। तो मेरा मानना है साथियों इस टारगेट सिलेक्शन के नाम के इस चैनल से अगर आप प्रैक्टिस करोगे और अच्छे तरीके से, कुल मिला के अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल जीरो हैं, तो मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें थ्योरिकल आप पढ़ाई करें। मेरा मानना है कि इसमें मैं क्वेश्चन से ही आपको इतना निपुण बना दूंगा, सीडीपी में, सीडीपी हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, ठीक है। पेडागोजी की अगर बात करें सभी में आती है, तो पेडागोजी में मैं आपको इतना निपुण बना दूंगा, इतना एक्सपर्ट बना दूंगा साथियों कि समझ लीजिए हर चीज आप बहुत आराम से कर डालेंगे, ठीक है ना, बहुत आराम से साथियों आप कर डालेंगे। यानी कि 110 प्रश्न आपके तो कहीं नहीं गए साथियों, 150 में से 110 प्रश्न तो आपके साथियों कहीं नहीं गए। चलिए अब इसको देखिए, सामाजिकरण के कौन वाहक हो सकते हैं। यानी कि सामाजिकरण की अगर बात करें साथियों तो सबसे मुख्य वाहक क्या होते हैं, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, या परिवार और रिश्तेदार, या परिवार और पास पड़ोस। देखिए रिश्तेदार नहीं आएंगे, ठीक है ना, परिवार और पास पड़ोस से अगर बात करते हैं साथियों, देखिए विद्यालय और पास पड़ोस एक तरीके से यहाँ पर जो होना वो साथियों हो सकता है। चलिए तो विद्यालय और क्या हो जाएगा साथियों आपका पास पड़ोस हो, आस पड़ोस हो जाएगा। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, 1 है, तो बिल्कुल सही है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है साथियों बताइए। कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। तो यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, या वो बहुत ही तुनक मिजाज का है, मतलब जरा जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है। तो ये क्या विशेषता है प्रतिभावान विद्यार्थी की। तो मैं कहूंगा ये तो बिल्कुल नहीं एक प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ से थपथपाना या डोलना, तो ऐसा भी नहीं साथियों होता है प्रतिभावान विद्यार्थी में। वह आक्रामक और कुंडित हो जाता है, ये भी नहीं होता है। देखिए एक प्रतिभावान की विशेषता जो यहाँ पर बताई गई है वो ऑप्शन नंबर 1 में बताई गई है। जैसे अगर कोई विद्यार्थी है, प्रतिभावान विद्यार्थी, वो क्लास में है, अगर उसके सामने बहुत चैलेंजिंग चीजें नहीं आती हैं, बहुत कठिन चीजें नहीं आती हैं साथियों, तो वो एक तरीके से उस क्लास में उबने लगता है। वो कहता है भाई क्या पढ़ा रहे हैं टीचर, ये सब तो मुझे आता है, ये सब तो मैंने पहले पढ़ चुका है, कुछ नई चीज बताएं जिसमें कुछ चुनौतीपूर्ण हो। तो साथियों कुल मिला के अगर बात करें ये एक प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता होती है, जो आपके सामने साथियों ऑप्शन नंबर 1 में लिखा था। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर 1 था तो बिल्कुल सही हो जाता। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर अगर बात करें, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अध्ययन को बढ़ा सकती है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ साथियों, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित, देखिए प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना ये गलत चीज है, ऑप्शन में आ जाए तो इसको कट कर देना। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा ये भी सही नहीं है साथियों। उसके अलावा विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके इसकी अगर साथियों बात करते तो ये सही लग रहा है। उसके अलावा अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के पुरस्कार, देखिए कभी भी किसी भी टीचर को अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धि, यानी कि बच्चा जरा सा अच्छा काम कर दे, जरा सा अच्छा पढ़ाई कर ले तो उसको पुरस्कार दे दो। एक बार 2 बार देना तो ठीक है, लेकिन बार बार देना साथियों गलत हो जाता है। तो कुल मिला के मैंने एक एक करके 3 ऑप्शन कट कर दिए, मैंने एक ऑप्शन नहीं कट किया है जो मुझे सही लग रहा था। तो कुल मिला के एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जीन पियाजे
मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं साथियों बताइए। तो जीन पियाजे ने क्या भाषा विकास का अध्ययन किया था, तो मैं कहूंगा नहीं। जीन पियाजे ने क्या यौन विकास किया था साथियों, तो नहीं। इन्होंने साथियों संज्ञानात्मक विकास पर अध्ययन किया था, यानी कि जीन पियाजे के द्वारा साथियों संज्ञानात्मक विकास पर अध्ययन किया गया था। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर 3 था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था साथियों बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करें तो स्किनर आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुकूलन का जो सिद्धांत दिया था वो साथियों किसने दिया था, वो स्किनर ने दिया था। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण इसमें से कौन सा है साथियों बताइए। तो क्या एक आदर्श अध्यापक में लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण होता है? बिल्कुल होता है। विषय वस्तु पर अधिकार होता है? बिल्कुल होता है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है? बिल्कुल होता है। तो कुल मिलाकर ये तीनों विकल्प आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसलिए राइट आंसर अगर आपका भी हो ऑप्शन नंबर 4 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कि पिछड़ा बालक वो है जो अपने पाठ्यशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके। ये कथन साथियों किसका है बताइए। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? सिरिल बर्ड के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। ये कथन साथियों किसके द्वारा दिया गया था? सिरिल बर्ड के द्वारा दिया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर साथियों अगर आप कहे ऑप्शन नंबर 1 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों टोटल 50 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। कितने क्वेश्चन साथियों? 50 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या अच्छा शिक्षक है या बालक है या शिक्षण प्रक्रिया है या विद्यालय? तो मैं कहूंगा साथियों बालक जो होता है ना, बालक ही साथियों बाल मनोविज्ञान का एक तरीके से केंद्र बिंदु है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है साथियों बताइए। तो शीघ्र पुनः स्मरण कर लेना, जल्दी एक तरीके से स्मरण कर लेना जो दोबारा से, तो क्या स्मृति की विशेषता नहीं है? तो बिल्कुल है। शीघ्र पहचान करना भी है विशेषता, और अच्छी धारणा रखना भी साथियों है, यानी कि तीनों विकल्प आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसलिए राइट आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। साथियों अगर बात करते हैं इस चैनल की टारगेट सिलेक्शन की, इस चैनल का नाम साथियों क्या है? टारगेट सिलेक्शन साथियों इस चैनल का नाम है। और पिछली बार साथियों जो आपका एग्जाम हुआ था, यानी कि जो आपका जनवरी 2024 में साथियों जनवरी 2024 में एग्जाम हुआ था, यहां से पढ़कर बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई अपना एग्जाम किया है। यानी कि जो बच्चे बिल्कुल एंड में आए थे उनके लगभग साथियों 95 क्वेश्चन बहुत आराम से हो गए थे, लेकिन जो लोग शुरू से साथियों जुड़े थे उनके बहुत अच्छा साथियों स्कोर आया है। तो कुल मिला के 95 है साथियों, 85 नहीं, क्योंकि 85 में तो आप लटक जाओगे। अगर ओबीसी है तो हो जाएगा। चलिए तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ये सीडीपी की आपको 50 क्वेश्चंस की क्लास डेली दी जाए तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों अवश्य बता देंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप साथियों सीडीपी की ये डेली क्लास देखते हैं 50 क्वेश्चंस की, तो मेरा मानना है एग्जाम तक अगर आप देख लेते हैं तो जो आपका रियल एग्जाम होगा साथियों उसमें एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं छूट सकता, यानी कि 30 के 30 क्वेश्चन आप उसमें बहुत आराम से साथियों कर डालोगे। चलिए तो अब अगले नंबर पर साथियों हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कौन सा है। देखिए संवेग शब्द का मतलब क्या होता है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। क्रोध और भय, क्या साथियों क्रोध और भय होता है? नहीं, क्रोध और भय नहीं होता है। स्नेह और प्रेम होता है, या उत्तेजना या भावों में उथल पुथल? तो मैं कहूंगा साथियों संवेग की अगर बात करते हैं तो उत्तेजना या भावों में अगर उथल पुथल है तो उसको ही कहा जाएगा साथियों संवेग है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है बताइए। चलिए तो कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, ठीक है ना, ये है सबसे उपयुक्त।
या अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि ये माता पिता का कार्य। देखिए अगर साथियों बात करते हैं कि संवेगात्मक विकास में अगर शिक्षकों का ही साथियों अध्यापकों का कोई सहयोग नहीं होगा तो ये कैसे सही हो सकता है, गलत हो जाएगा। कक्ष को नियंत्रित परिवेश करना या कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर बात करते हैं साथियों प्रजातांत्रिक परिवेश आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया का संबंध साथियों क्या है, बताइए यहां पर। चलिए देखिए डिसलेक्सिया का संबंध क्या है, पढ़ने की अक्षमता या लिखने की अक्षमता, ठीक है ना, या आंकिक साथियों आंकिक अक्षमता या तार्किक अक्षमता, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें आप लोग ध्यान रखें डिसलेक्सिया की अगर बात करें तो पढ़ने की अक्षमता इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका आंसर साथियों ऑप्शन नंबर 1 के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अगर बात करें बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए, तो शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए क्या प्रतिस्पर्धा द्वारा, तो नहीं साथियों, आपको कभी भी कॉम्पिटिटिव की तरीके से साथियों बात नहीं करना है, तो ये गलत हो जाएगा। कक्षा में प्रथम आने के लिए बच्चे को पुरस्कृत करना, यानी कि कहा जाए बच्चे से कि भाई तुम प्रथम आ जाओगे तो तुमको पुरस्कृत किया जाएगा, ये भी नहीं होता है। सीखने के लिए उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करना या कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे की प्रशंसा करना, तो यहां पर सबसे बढ़िया आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि डिसलेक्सिया का संबंध साथियों किससे होता है, बताइए। तो ये तो साथियों अभी आपने देखा था पढ़ने से संबंधित, मैंने आपको बताया था, यानी कि पढ़ नहीं पा रहा है अगर कोई बच्चा तो उसको डिसलेक्सिया है साथियों, यानी कि पठन वैकल्य है उसके अंदर एक तरीके से, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को देखिए और ये आज के इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए एक सह शिक्षक कक्षा में लड़कों से शिक्षक ये कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। ये टिप्पणी की अगर बात करें तो क्या जातीय भेदभाव का परिचायक है, ये लड़के लड़कियों को साथ के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, या लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, या लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्व का उजागर करता है। तो मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक कक्षा है उसमें लड़कों से, ठीक है ना, शिक्षक जो कहता है वो लड़कों से कहता है, लड़कों से कह रहा है शिक्षक कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, तो ये एक तरीके से लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट की जा रही है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग अवश्य बताएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।